आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं गिजुभाई बधेका के जीवन परिचय और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। गिजुभाई बधेका को हम लोग एक प्रमुख शिक्षा दार्शनिक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने प्राथमिक स्तर पे बालकों के विकास और शिक्षा के लिए अभूतपूर्व योगदान दिए। उन्होंने अपने विचारों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग गिजुभाई बधेका के जीवन परिचय और उनके द्वारा प्रदान किए गए शैक्षणिक विचार, शैक्षणिक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गिजुभाई बधेका, जिनका वास्तविक नाम गिरजा शंकर बधेका था, ये सामान्य रूप से मोछाई माँ के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मोछाई माँ गुजराती शब्द है जिसका मतलब मूछों वाली माँ से है। ये बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा वात्सल्य रखते थे, स्नेह रखते थे, और इसीलिए इन्हें मोछाई माँ या मूछों वाली माँ भी कहा जाता है। इनका जन्म ना सौराष्ट्र में 15 नवंबर 1885 को हुआ था। 30 जून 1939 को इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी प्रसिद्धि एक लेखक और एक शिक्षा शास्त्री के रूप में है। इन्होंने मूलतः गुजराती भाषा में रचनाएं की है। गुजराती भाषा में बाल साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, और विभिन्न शैलियों में इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। अगर इनके प्रमुख बाल कथाओं की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आनंदी कौआ, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, 100 के 60, ये सब कुछ प्रसिद्ध इनकी बाल कथाएं हैं। गिजुभाई बधेका के अगर हम शैक्षणिक चिंतन के बारे में बात करते हैं तो गिजुभाई बधेका एक विचारक, लेखक और शिक्षा के रूप में शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। इनके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल शिक्षा में बालक को प्रधान तत्व मान के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और उन्होंने अधिकांशतः शिशु शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका मानना यह है कि शैशवावस्था से ही बालक के विकास की नींव डाली जानी चाहिए, और गिजुभाई बधेका के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही बालक के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही बालक के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। गिजुभाई बधेका ना शिक्षा के साथ साथ ही अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, ये जो मानवीय मूल्य है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये शिक्षा के साथ साथ ही बालक के शारीरिक और मानसिक विकास और बालक के व्यक्तित्व में मानवीय गुणों के विकास को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, मानवीय गुणों का विकास महत्वपूर्ण है इनकी नज़र में। शारीरिक और मानसिक विकास भी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक और मानसिक विकास के माध्यम से बालकों में रचनात्मकता, नागरिक भावना, राष्ट्रीयता की भावना, ये सारी भावनाएं भी विकसित की जानी चाहिए। गिजुभाई के अनुसार शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि बालकों को पुस्तक और विषय की अपेक्षा स्वयं के जो अनुभव होते हैं वो ज़्यादा रुचिकर लगते हैं, और बालक पुस्तक की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा स्वयं के अनुभव से ज़्यादा सीखते हैं। गिजुभाई के अगर हम शिक्षा में योगदान की बात करते हैं तो गिजुभाई ने ना 1915 में दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन के कानूनी सलाहकार के रूप में जीवन की शुरुआत की है। 1918 में उन्हें दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन, जहां वो प्रारंभ में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, उसकी आजीवन सदस्यता इन्होंने प्राप्त की, और इसी संस्था के माध्यम से इन्होंने आगे चल के विनय भवन नाम का एक बाल भवन चलाया, जिसके आचार्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी। ठीक है, 1920 में इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की है। इन्होंने बाल शिक्षा के लिए अपने वकालत के पेशे का त्याग कर दिया, वकालत छोड़ दी इन्होंने। अलावे भी इन्होंने बाल शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। इन्होंने अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की है, जिनमें से हम देखते हैं 1922 में इन्होंने तख्तेश्वर टेकसी में बाल भवन की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन कस्तूरबा गांधी ने किया था। फिर 1925 में गुजरात में ही भावनगर में इन्होंने मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और अध्यापन मंदिर की स्थापना की। 1938 में इन्होंने राजकोट में अंतिम अध्यापन मंदिर या विद्यालय की स्थापना की है। गिजुभाई के अनुसार अगर हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो इनके अनुसार
पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को विविध अनुभव की अनुभूति होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम होने चाहिए वो बालक को विभिन्न विषयों का अनुभव कराने में सक्षम होना चाहिए। गिजू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में विभिन्न अनुभव और शाला की बौद्धिक क्रियाओं द्वारा अनुभव दिए जाने चाहिए। विद्यालय में पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं शामिल हो जिनसे बालकों को यथार्थ ज्ञान हो, प्रायोगिक ज्ञान हो। जब बालक प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसके बौद्धिकता के स्तर में विकास होगा। तो विद्यालय में अनुभव और प्रयोग पे ध्यान देना चाहिए। गिजू भाई ये मानते हैं कि विद्यालय में ना विभिन्न अनुभव और शाला के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा बौद्धिक क्रियाओं से अनुभव दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये पाठ्यक्रम में स्मरण शक्ति को विकसित किए जाने पे जोर देते हैं। देखिए, बालक जब आरंभिक अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है। तो इस अवस्था में स्मरण शक्ति विकसित करने पे जोर देना चाहिए। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में ना बौद्धिक और शारीरिक विकास पर समान रूप से महत्व देना चाहिए। गिजू भाई का मानना है कि जो बालकों के लिए पाठ्यक्रम है उसमें आध्यात्मिकता को भी समाहित किया जाना चाहिए और आध्यात्मिकता के समावेशन से, आध्यात्मिकता को शामिल करने से बालक के अंदर सत्य, अहिंसा, दया इत्यादि मानवीय गुण विकसित किए जा सकते हैं। ये ना शिक्षण को बाल केंद्रित होने पे बहुत ज़्यादा जरूरी मानते हैं। इनके अनुसार शिक्षा को बाल केंद्रित होना बहुत ही आवश्यक है। तो शिक्षण बाल केंद्रित होने के साथ साथ ही तकनीकी व्यवहारों से भी बालकों को अवगत कराए। उन्हें तकनीकी परिवर्तन जो घटित हो रहे हैं, तकनीकों के बारे में जानकारी, विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बालकों के ऊपर जो पाठ्यक्रम का बोझ है, जो अनावश्यक पुस्तकीय भार और बालकों को विषयों का जो भार झेलना पड़ता है, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये अनावश्यक पुस्तकीय भार के विरोध में है। इनके जो भी विचार हम देखते हैं ना गिजू भाई बधेका के, तो वो बाल मनोविज्ञान के अनुरूप ही हमें दिखाई देते हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में अगर हम इनके विचार की बात करते हैं तो इनके विचार पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से मॉन्टेसरी और फ्रावल के समान ही है। गिजू भाई के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। गिजू भाई का मानना ये है कि शिक्षकों को विद्यालय में बालक के माता पिता की तरह होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका विद्यालय में बालक के अभिभावक जैसी है, माता पिता के जैसी है। शिक्षकों को ना बालकों के प्रति महत्वाकांक्षी होना चाहिए। गिजू भाई ने ना विभिन्न विषयों की शिक्षण विधि को अपने अनुसार दिए जाने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, गिजू भाई के शिक्षण विधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने विभिन्न विषयों के शिक्षण को लेके अपने जो विचार रखे हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मातृभाषा की शिक्षण विधि। गिजू भाई ने ना अपनी पुस्तक प्राथमिक शाला में भाषण शिक्षण, इन्होंने अपने इस पुस्तक में, जिसका नाम क्या है, प्राथमिक शाला में भाषण शिक्षण में, एक शिक्षक और बालक के मध्य भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का जिक्र किया है। और उन्होंने उस पुस्तक में शिक्षक और बालक के मध्य भाषा शिक्षण की बुनियाद को दर्शाया है। उनके अनुसार बालकों को सबसे पहले वाचन पे जोर देना चाहिए, फिर लेखन पर, यानी बच्चों से पहले हमें बुलवाना चाहिए। बच्चे जो छोटे होते हैं तो उन्हें पहले वाचन पे ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो नए नए शब्द सीख सके, उसे बोल सके विश्वास के साथ। तो बालकों के वाचन पे पहले जोर देना चाहिए, फिर उनके लेखन पे जोर देना चाहिए। फिर बालकों को ना लेखनी को सही से पकड़ना, बालक किस तरीके से लेखनी को सही से पकड़े, उन्हें अपने अनुसार वो मोड़े चलाए, अपने लेखनी से कागज पे वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाए, ठीक है, अक्षर आकृति बनाए। ये सब लेखन की प्रारंभिक क्रियाएं हैं और बालकों को वाचन के पश्चात लेखन क्रिया में इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। उनके अनुसार लेखन से गति और सुनकर सही लिखने की क्षमता विकसित होती है। बालक जब श्रुतिलेख जैसी क्रियाएं करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और सुन के लिखने की क्षमता विकसित होती है। वहीं गिजू भाई ने ना कविता शिक्षण पे भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके अनुसार काव्य शिक्षण ना लोकगीतों के माध्यम से आरंभ किया जाना चाहिए। बालक जब छोटा है तो उसे जो वहाँ के सांस्कृतिक या क्षेत्रीय लोकगीत हैं उसे सुनाना चाहिए। लोकगीत अपनी स्पष्टता से बालक को अधिक आकृष्ट करते हैं।
देखिए, लोकगीत बालक की जो क्षेत्रीय भाषा है, बालक के लिए वो बोधगम्य है, क्योंकि बालक ने बचपन में पहली भाषा वही सीखी है, तो वो बालक के लिए बोधगम्य भी है और उसके शब्द बालक को अधिक आकर्षित करेंगे। तो बालक के समझ को बोधगम्य और रोचक बनाने के लिए कविता की प्रस्तुति भी रोचक तरीके से होनी चाहिए। बालक ना वैसे कविताओं को पसंद करते हैं जो क्रिया प्रधान होते हैं। जैसे छोटी उम्र के बच्चे क्रिया प्रधान कविताओं की बात करते हैं, उन्हें वही कविताएं पसंद होते हैं। आप भी देखते होंगे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आप उसे गाना देते हैं सुनने को मोबाइल पे या वैसे भी, या उनकी किताब आप देखोगे तो वैसे ही कविताएं होती है छोटे बच्चों के लिए, जैसे कालू मदारी आया, बंदर मामा पहन पैजामा। तो आप देखते हैं ना कि ये सब क्रिया प्रधान कविताएं होती है इस एज में, है ना। गाना, दौड़ना, घोड़ा चलना, गिरना, कूदना, पक्षियों का गाना, इनकी कविताओं में, इस स्तर की कविताओं में ऐसे ही क्रिया प्रधान शब्द होने चाहिए। ये बालक को अधिक आकर्षित करते हैं और बालक में ना कविता गायन के प्रति रुचि पैदा किया जाना चाहिए। कविता के भावों को विभिन्न मुद्रा से प्रकट करके कविता को बालक के लिए रुचिकर बनाना चाहिए। जब बालक कविता को सीखता है, काव्य पाठ करता है, तो उसके अंदर विश्वास भी आएगा और उसके भाषा की समझ बढ़ेगी, भाषा के शब्द उसके अंदर विकसित होंगे। सो हम लोग ना गिजू भाई के अनुसार मातृभाषा की शिक्षण विधि और काव्य शिक्षण विधि देख रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गिजू भाई के अनुसार व्याकरण शिक्षण विधि की। तो गिजू भाई ने ना व्याकरण भाषा के शिक्षण को लेके भी अपने विचार रखे हैं। उनके अनुसार व्याकरण भाषा शिक्षण का ही एक प्रमुख अंग है और संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, इन सब की पहचान बालक को किताब से ज़्यादा व्यवहारिक रूप से खेल खेल में करानी चाहिए। व्याकरण शिक्षण अकेले करने वाला विषय नहीं है, अतः यह सहगामी होना चाहिए। बालकों को समूह में ये शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण को समझ सके। वहीं अगर हम लोग गिजू भाई के अनुसार इतिहास और भूगोल के शिक्षण की विधि को देखते हैं, तो इन्होंने भूगोल विषय को पढ़ाते हुए ग्लोब और मानचित्रों की सहायता को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं इतिहास विषय को रोचक बनाने के लिए कहानी के माध्यम से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी विषय वस्तु है वो मूल घटना से संबंधित हो, मूल घटना के संबंध में हो। कहानी के माध्यम से बालकों के अंदर उनकी कल्पनाशीलता को विकसित किए जाने का प्रयास शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। वही हम लोग अब देखते हैं गिजू भाई के चित्रकला शिक्षण के बारे में। तो चित्रकला में बालकों को वस्तु का नाम बताकर या उस वस्तु को देकर उसकी आकृति बनाने को कहना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि प्रारंभ में हो सकता है कि बालक से चित्र अच्छे नहीं बने, किंतु निरंतर अभ्यास के पश्चात उनके अंदर सकारात्मक सुधार आएगा। ये चित्र बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें प्रदर्शन हेतु रखना चाहिए स्कूल में। जैसे ऑडिटोरियम हो गया, एंट्रेंस हो गए, प्रधानाचार्य का ऑफिस हो गया, तो जो भी महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे अच्छे तस्वीरों को लगाना चाहिए जो बालक ने बनाया है। इससे जिस बच्चे ने बनाया है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही साथ अन्य बालकों को भी सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। वहीं गिजू भाई ने धार्मिक शिक्षण पे भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार पाठ्यपुस्तक में महान पुरुषों एवं ईश्वर के चित्र और उनसे संबंधित कहानियों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, जो धर्म ग्रंथ है, जो भी धर्म ग्रंथ है, तो सभी धर्म में जो बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, बहुत ही डेप्थ में जाने के बाद जो समझ में आएगी वैसी जो बातें हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये बालकों के लिए तो बोधगम्य नहीं होंगे, तो उन्हें कथा के रूप में, बालकों को कथा के रूप में ही लेकिन धर्म ग्रंथों की शिक्षा से अवगत कराई जानी चाहिए। कोई वो तरीका जो बालकों के लिए बोधगम्य हो, सरल हो, तो उनके माध्यम से ही सही, लेकिन जो धर्म का निचोड़ है, जो धर्म का मूल तत्व है, उसके बारे में बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। गिजू भाई ने ना खेल कूद पर भी अपने विचार दिए हैं। बालकों के खेलने कूदने के लिए उनके ऊपर से पढ़ाई का बोझ कुछ कम किया जाना चाहिए। ये गिजू भाई इस विचार के प्रबल समर्थक थे। ठीक है ना। देखिए, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो इस उम्र में वो कैसे खेल खेलते हैं जिसमें भाग दौड़ हो। ठीक है ना। तो खेल कूद में भाग दौड़ तो हो ही, साथ बच्चों के लिए मौज मस्ती भी हो।
बालक के खेल कूद में हार जीत का महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हार जीत के परिणाम से बालकों के अंदर तनाव या एक दूरी बनती है। जीत पर पुरस्कार आदि देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हारने वालों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो बालकों के जीत या हार से ज़्यादा उनके अंदर खेल के प्रति विश्वास, खेल के लिए उत्साह का सृजन करना आवश्यक है। वहीं हम लोग गिजू भाई के अनुसार शिक्षण विधि की बात करते हैं। पूर्व विद्यालय स्तर पर अगर हम शिक्षण की बात करेंगे, देखिए गिजू भाई के जो भी विचार है ना, वो प्राथमिक स्तर के लिए हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। तो इनकी शिक्षा में अगर हम लोग बात करते हैं तो बाल शिक्षा को हम लोग समझते हुए चलेंगे। गिजू भाई के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रचलित परंपरागत शिक्षण विधियां, भाषण और जो पाठ विधि है, जो पुराने तरीके हैं, उसके वो कटु आलोचक हैं। उनके अनुसार शिक्षण विधि में आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए, आधुनिकता आनी चाहिए, शिक्षण शैली में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा में तकनीक का समावेशन होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षण विधियों में औपचारिक विधियों की जगह अनौपचारिक और सरल तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो बालक के लिए ज़्यादा आसान हो, सभी बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं। गिजू भाई ना पूर्व विद्यालय शिक्षण में मोंटेसरी पद्धति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने पूर्व विद्यालय शिक्षण विधियों में नाटक पद्धति, कहानी पद्धति, भ्रमण पद्धति, अवलोकन पद्धति और मोंटेसरी पद्धति, इन सारी पद्धतियों का समर्थन किया है। इसे बहुत ही उपयोगी माना है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गिजू भाई बधेका या मुछाई माँ जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 से लेके इनके मृत्यु तक हम लोगों ने, इनकी मृत्यु वैसे 23 जून 1939 को हुई थी। तो इनके जीवन काल में जो इनका शिक्षा के प्रति योगदान है, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।